नमस्कार दोस्तों। हम आज शुरू करेंगे अपना PCS 2023 उत्तराखंड का PCS का सॉल्यूशन। ज़रा देखिए, ये 2023 का पेपर है जो उत्तराखंड PCS ने कराया था और ये PCS अपर PCS का पेपर है। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नंबर 1, पहला प्रश्न है इसमें 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस, TR होम्स, W टेलर और बेंजामिन डिज़राइल। जो बेंजामिन डिज़राइल है, इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ये जो थे एक ब्रिटिश व्यक्ति थे। साथ ही ट्रेलर की बात करें, जो ट्रेलर है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की थी। टेलर साहब ने इसे हिंदू मुस्लिम की बात की थी कि जो आपका 1857 का विद्रोह है और कुछ नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम मात्र है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ठीक है। जो TR होम से हिंदू और मुस्लिम कहने का इनका तात्पर्य इसलिए था क्योंकि जो आपके मुस्लिम थे वे सभी के सभी मुस्लिम 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं थे। उसके बाद 1857 के विद्रोह को TR होम्स ने कहा है सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। सभ्यता वर्सेस बर्बरता। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, क्योंकि अंग्रेज सभ्य लोग थे और ये भारतीयों को बर्बर मानते थे, इसलिए सभ्यता और बर्बरता के बीच संबंध। लॉरेंस साहब से सिपाही विद्रोह बोलते हैं। सिपाही विद्रोह। और एक भारतीय का आपको नाम याद रखना है। भारतीय में आपका आ जाएगा RC मजूमदार। RC मजूमदार ने इसे ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय कहा है। ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय। और बात करें आपकी VD सावरकर ने 1907 में गोल्डन जुबली के जब 1857 के विद्रोह को 50 साल पूरे हो रहे थे, जब इन्होंने 1857 में इस विद्रोह को क्या कहा? इस विद्रोह को कहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अस्ट्रेची आयोग, ये कह रहा है सर अस्ट्रेची आयोग का संबंध इनमें से किस अकाल से है? अस्ट्रेची आयोग का संबंध किस अकाल से? अस्ट्रेची आयोग का संबंध अकाल से है। किस आयोग से? अस्ट्रेची अकाल से। इसका गठन 1878 में होता है। 1878 में जो उस टाइम पे आपके गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, वो थे लॉर्ड लिट्टन। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसी बात है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट भी इसी का आता है। आर्म्स एक्ट। पुलिस सुधार 1902 का है। फ्रेजर आयोग। एक वर्थ आयोग रेलवे का है और शिक्षा से संबंधित है आपका 1854 का वुड डिस्पैच, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर 1882 का हंटर, 1917 का सार्जेंट। ये सब शिक्षा संबंधित है। महात्मा गांधी के तरीकों को किसने राजनीतिक भय दोहन ब्लैकमेल कहा है? अर्थात इसका कहना मतलब है किस अंग्रेज ने गांधी को कहा है कि जो गांधी अपना तरीका अपनाते हैं, अहिंसा का तरीका, ये गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने का तरीका है। ये कथन किए थे लॉर्ड लिनलिथगो ने और वेस्टन चर्चिल। इन्होंने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था।
अर्धनग्न फकीर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इन्होंने ये बात कही थी। माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिलाने के खिलाफ थे गांधी जी। मुजियार, मुगल काल में मुजरियान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मुजरियान शब्द का मतलब होता है रैयत। मुगल काल में रैयत का मतलब होता है कृषक। दासों के लिए दासी शब्द प्रयोग किया जाता था और गुप्तचरों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था। गुप्तचरों के लिए शब्द क्या था बताओ? वाक्यनवीश। वाक्यनवीस। और सौदागर होता था व्यापारियों के लिए। सौदागर तो सबको याद रह जाएगा। सौदागर तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी और भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। ठीक है। अब किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला के जो थे इनकी दरगाह कहाँ सी है? अजमेर में। और शेख फरुद्दीन की है पाकिस्तान। शेख नसरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? शेख नसरुद्दीन की दरगाह है दिल्ली में। और निजामुद्दीन औलिया इनकी दरगाह भी है दिल्ली में। इनके दो शिष्य याद रखना आपको। एक तो है आपका अमीर खुसरो जो उत्तर भारत में, दक्षिण वाला शिष्य भी याद रखना आपको जो दक्षिण भारत में जिसने ये निजामुद्दीन औलिया दिल्ली सल्तनत के ऐसे सूफी संतों ने सबसे अधिक शासकों का कार्यकाल देखा था। सिजदा और पापोस की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? सिजदा दंडवत प्रणाम करना बलबन ने प्रारंभ की थी। सिजदा और पापोस की परंपरा बलबन ने प्रारंभ की थी। साथ ही इल्तुतमिश की बात करूं जो इल्तुतमिश का नाम किस लिए आता है? इल्तुतमिश का नाम आता है तुर्गानाय चहलगानी इन्होंने शुरू किया था। तुर्गानाय चहलगानी 40 दल थे। तुर्गानाय चहलगानी। साथ ही इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान जो थी फर्स्ट महिला शासिका सल्तनत की। फर्स्ट महिला शासिका थी। ठीक है। पर्दा प्रथा ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक जौनपुर नगर बसाया था। और सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश का जो पुत्र था, इसका जो मकबरा है सुल्तानगढ़ी भारत का पहला मकबरा माना जाता है। इल्तुतमिश ने अपनी यात्रा वृत्तांत रिहला किस भाषा में लिखी थी? किसकी है रिहला? इब्न बतूता की। किसकी है बताओ? इब्न बतूता की। इब्न बतूता अरबी भाषा में थी। और फारसी भाषा मुगलों की राजकीय भाषा थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी भाषा। तुर्की में बाबरनामा लिखा हुआ था। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है। इस बाबरनामा में तुर्की ने कहा था कि पानीपत का आक्रमण के लिए राणा संघ ने उसे इनविटेशन दिया था। साथ ही इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान ने भी निमंत्रण दिया था। इसी में लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं आपकी तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति 250 में होती है। और कहाँ से होती है? तृतीय बौद्ध संगति होती है पाटलिपुत्र में। 250 BC में होती है और पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र में होती है। अशोक के संरक्षण में होता है। इस समय जो था मोगलीपुतुस था इसका अध्यक्ष था। जो मोगलीपुतुस इसके अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना। अभिधम पिटक इसमें एक अभिधम पिटक जोड़ा गया था, याद रखना। अभिधम पिटक ठीक है। जो वासुबंधु है, वासुबंधु आप कैसे याद रखोगे बताओ? जो वासुबंधु है ये बौद्ध भिक्षु है।
बौद्ध भिक्षु। समुद्रगुप्त के काल हुआ। पहले इन्होंने महायान था, फिर हीनयान मांगे थे। और जो नागार्जुन है, जो नागार्जुन साहब है, इस नागार्जुन ने एक दर्शन दिया था। इस दर्शन का क्या नाम है? इस दर्शन का नाम है माध्यमिकवाद। माध्यमिकवाद और शून्यवाद। माध्यमिकवाद, इसे ही शून्यवाद बोलते हैं। शून्यवाद, ठीक है। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश के थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश के थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। वाकाटक वंश की बात करो। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति। कौन था संस्थापक? विंध्य शक्ति। चालुक्य वंश की बात करो। चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम। और पुलकेशिन इसकी राजधानी जो थी बादामी थी। इसकी राजधानी क्या थी? बादामी। मिलिंद पन्नों की रचना किसके द्वारा की गई थी? मिलिंद पन्नों की रचना किसके द्वारा की गई थी? नागसेन। इंडो ग्रीक शासक था। एक इंडो ग्रीक शासक था, उसका नाम था मिनांडर और नागसेन जो भिक्षु था, इनके बीच जो वार्ता है उसे पाली भाषा में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना। मिलिंद पन्नों में। नागार्जुन को आपने बता दिया। ये माध्यमिकवाद था, शून्यवाद दर्शन दिया इन्होंने। इस समुद्रगुप्त के समय बौद्ध भिक्षु थे। समुद्रगुप्त के समय बौद्ध भिक्षु थे। और अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष जो थे फोर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष। इनके जो ग्रंथ हैं, शूद्रानंद हो गया। इनके जो प्रमुख पुस्तक है, एक तो है शूद्रानंद, बुद्धचरित, तीसरी है आपकी सरीपुत्र प्रकरण। मोमडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? मोमडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान, इसकी स्थापना उन्होंने 1875 में की थी। सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना 1875 में की थी। और उसके बाद ये कॉलेज जो था 1920 में अलीगढ़ मोमडन यूनिवर्सिटी बन गई थी, AMU बन गया था। नवाब अब्दुल लतीफ़ की बात करेंगे तो नवाब अब्दुल लतीफ़ की अगर बात करी जाए नवाब अब्दुल लतीफ़ किस लिए फेमस है? नवाब अब्दुल लतीफ़ की अगर बात की जाए तो उन्होंने 1863 में मोमडन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना की थी। 1863 में मोमडन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना की थी। साथ ही इन्हें बंगाल का आधुनिक मुस्लिम शिक्षा के जनक माना जाता है। बंगाल में आधुनिक मुस्लिम शिक्षा के जनक माना जाता है। मुस्लिम शिक्षा के जनक। मिर्जा गुलाम मोहम्मद अली किस लिए विख्यात है? क्योंकि इनका जो एक आंदोलन था अहमदिया आंदोलन के लिए इनका योगदान था। अहमदिया आंदोलन कब शुरू किया था? 1889 में। 1889 में शुरू किया था अहमदिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा हुआ है? दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था।
ठीक है। त्रिकोणात्मक किस्सा कन्नौज को लेकर शुरू हुआ था। त्रिकोणात्मक संघर्ष किसको लेकर शुरू हुआ था? त्रिकोणात्मक संघर्ष जो होता है कन्नौज को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें आपके पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, चोल नहीं था। अतः इसका आंसर होगा चोल। चोल इसमें शामिल नहीं था, चोल इसमें शामिल नहीं थे। बंगाल में पाल वंश की बात करूँ तो ये बंगाल में था पाल वंश। और प्रतिहार जो था आपका राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में था। जो पाल वंश का शासक था तो गोपाल। धर्मपाल से शुरुआत होती है कन्नौज में, इसके बाद एक धर्मपाल था। धर्मपाल से आक्रमण की शुरुआत होती है कन्नौज की। और प्रतिहार शासक की स्थापना किसने की थी बताओ? प्रतिहार शासक की स्थापना की थी हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र ने। और राष्ट्रकूट की बात करो, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंतिवर्ग, दंतिदुर्ग। और नर्मदा घाटी के आसपास था ये शासक तो, नर्मदा घाटी। और चोल दक्षिण भारत में था। चोल की अगर तुम बात करोगे दक्षिण भारत का था, दक्षिण भारत। विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। ओ विजयालय स्थापना की थी। अब आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहाँ जोड़ा गया था? ऐसे इसमें जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन भी 1976 में ही हुआ था। इसमें क्या था कि समुद्र के लिए कुछ नियम बनाए थे, जैसे समुद्री खनिजों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे संविधान संशोधन में। उनके लिए जो क्षेत्र बनाया गया था EWZ, इस प्रकार के क्षेत्र जो बनाए गए थे इसमें थे। और आपका जो 52वां संविधान संशोधन है ये 1985 में होता और एक अनुसूची जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस 10वीं अनुसूची जोड़ने के बाद इसमें दल बदल अधिनियम जोड़ा गया था, दल बदल अधिनियम। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निम्न में से कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों में कौन कौन से होते हैं? देखिए, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, ये भी नहीं होता, केवल लोकसभा भी नहीं होती। संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है। जो निर्वाचक मंडल की बात की गई है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई है आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 66 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है। साथ ही आर्टिकल 65 की अगर तुम बात करोगे, आर्टिकल 65 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहता है किसी कारण तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, ठीक है, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बात होगी। और साथ ही आर्टिकल 67 की बात करो, आर्टिकल 67 में है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना कैसे जाएगा। उपराष्ट्रपति हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना कैसे जाएगा? जैसे कि राज्यसभा में ही लाया जाएगा, वो भी तत्कालीन बहुमत से। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद संसद को नए राज्य की गठन की शक्ति प्रदान कराता है। आर्टिकल 3। साथ ही आर्टिकल 2 आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 2 जो है नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है। नए राज्यों का संघ में प्रवेश की बात करता है। आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन होगा वह 4 के तहत होगा। ये संशोधन की बात करता है, ये सामान्य बहुमत से संशोधन होगा। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? इसका आंसर तो यह है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? इंडिया, डेट इज भारत। यूनियन ऑफ स्टेट,
अनुच्छेद 5 में है नागरिकता से। इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ कि आर्टिकल 5 में संविधान प्रारंभ से जो नागरिकता प्राप्त होगी, याद रखना बस, संविधान के प्रारंभिक नागरिकता। संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता, संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता। संसदीय विशेषाधिकार संसद के जो अधिकारी होते हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त संसद के सदस्य को होता है। मंत्रिमंडल के संसद के सदस्य को होता है, ये भी ठीक है। महान्यायवादी को होता है, राष्ट्रपति को होता नहीं है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, आर्टिकल 79, ठीक है। परंतु संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेता, इसलिए ये इनको प्राप्त नहीं होते, ठीक है। महान्यायवादी का आपको पता होगा आर्टिकल 76 में। महान्यायवादी बनेगा कौन? जो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के योग्यता रखने वाला होता है, उसे बनाते हैं महान्यायवादी, जो सुप्रीम कोर्ट की योग्यता रखने वाला होता है, ठीक है भाई। लोक लेखा समिति में राज्यसभा से इनमें से कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं, ये तो होते हैं राज्यसभा से। और बात करूं 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से, ठीक है। जो लोक लेखा समिति है 1919 के एक्ट से बनी थी, 1919 के एक्ट से बनी थी 1921 में, ठीक है। लोक लेखा समिति, इसमें जो सदस्य होते हैं, कुल सदस्य होते हैं 22, 7 इससे होते हैं और 15 यहाँ से होते हैं, ठीक है। जो रिपोर्ट देती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति से लोकसभा में रखवाता है और ठीक है, लोकसभा में रखवाता है। जो योग करती है CAG की रिपोर्ट पर चर्चा करती है, CAG फिलहाल संजय मूर्ति और CAG है आर्टिकल 148 में। संसद के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? संसद के संयुक्त अधिवेशन लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं, आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 108 में, अगर लोकसभा का अध्यक्ष उस समय नहीं है तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, अध्यक्षता। उपाध्यक्ष भी नहीं है तो फिर राज्यसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, ठीक है। राज्यसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, सभापति नहीं करेगा, उपाध्यक्ष, उपसभापति इसे बोलते हैं मेरे भाई राज्यसभा का उपसभापति, इसकी अध्यक्षता करेगा। जो आपका सभापति होता है ये होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 66 आपको याद रखना उपराष्ट्रपति के बारे में, आर्टिकल 65 याद रखना है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं आपके? जस्टिस सूर्यकांत याद रखना है वर्तमान में।
फिर बात करते हैं निम्न में से सूचना आयोग के निम्न में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार है। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार है राज्यपाल को। राज्यपाल को राज्य सूचना की नियुक्ति का अधिकार है। एक समिति की सिफारिश पर करते हैं ये नियुक्ति। समिति का जो अध्यक्ष होगा, जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है आपका सीएम। और जो सदस्य होते हैं, एक तो होता है इसमें विधानसभा का विपक्ष का नेता, विधानसभा के विपक्ष का नेता होता है। दूसरा होता है सीएम द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री, सीएम द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री, ये इसमें नियुक्त होते हैं। साथ ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जाता है। संविधान के मूल कर्तव्यों, जो कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध संविधान के मूल कर्तव्यों से नहीं है? संविधान के मूल कर्तव्यों से नहीं है। मूल कर्तव्य, पहली बात, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, मूल कर्तव्य केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है। और केवल नागरिकों को प्राप्त है। केवल नागरिकों को प्राप्त फंडामेंटल राइट कौन से हैं? मूल अधिकार कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और ये कह रहा है मूल कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद? मूल कर्तव्य से 51वां है। मूल कर्तव्य से प्रारंभ में केवल 10 थे, फिर एक जुड़ा, 10 जुड़े 42वें से, और एक जुड़ा 86वें संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 21 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, और ये डीपीएसपी में है। समाजवादी का उदाहरण है, डीपीएसपी है। ये गांधीवादी है, और ये मादक पदार्थों की बात प्रतिबंध लगाता है। नहीं, दुधारू पशु हत्या बंद लगाता है। आर्टिकल 40, ये भी गांधीवादी है। और जो पंचायतों के गठन की बात करता है, उसके बाद पंचायत आती है। एक होती है नगर पालिका। जो पंचायतें हैं, पंचायतों में 29 विषय हैं, नगर पालिका में 18 विषय हैं। ये आपकी अनुसूची भाग 9 में है, और ये भाग 9A में है। ये भाग 9 में है। ठीक है, अनुसूची 11 में है, अनुसूची 12 में है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है, जो हर्षवर्धन का समय आता। हर्षवर्धन का समय आता। हर्षवर्धन 634 ईस्वी 629 से 649 तक इसका समय अंतराल रहा। और हर्षवर्धन 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था। जो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फाहियान। और ये स्थल मार्ग से आया था, और समुद्र मार्ग से वापस चले गए थे। छह साल भारत रहा। अल्बरूनी की अगर तुम बात करोगे, जो बारबोसा था, बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था। और बारबोसा किसके समय आया था? क्या लिखा जा रही है मेरा भाई? ऐसा ही लिखा तो फिर लेट हो जाता है। इसी लिखा तो पता नहीं क्या लिखा जा रहा है इसमें। कृष्णदेव राय का एक ग्रंथ है आमुक्त माल्यदा, तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। और इनके समय एक कवि थे रामकृष्ण तेनाली।
अल ब्रूनी की बात कर लो। अल ब्रूनी कब आया था? अल ब्रूनी की किताब गजनबी के समय आया था। अल ब्रूनी किताब क्या है? किताब उल हिंद। इनकी प्रसिद्ध बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। चुनाव आयोग जो है भाग 15 में है। भाग 15 में है और 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। 324 से 329 तक उसका उल्लेख है। और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग SC कमीशन, आर्टिकल 338, ST कमीशन, आर्टिकल 338A, OBC कमीशन, (338B) याद रखना। अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है। सबको पता है आर्टिकल समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता लागू करी। तो अब आप बताइए आर्टिकल 43 में क्या है? आर्टिकल 43 में जो श्रमिक है, आर्टिकल 43 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 43 जो है इसमें जो श्रमिक है, श्रमिकों के जीवन निर्वाह, मजदूरी और सभ्य काम की परिस्थिति की बात की गई है। इसमें श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी कितनी होगी और उनके काम सभ्य होना चाहिए, इस प्रकार का वर्णन जो किया गया है आर्टिकल 43 में। ये समाजवादी तत्व है। समाजवादी। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता बात होगी थी। आर्टिकल 47 की बात करो तो सार्वजनिक, आर्टिकल 47 की बात करेंगे। आर्टिकल 47 भी समाजवादी तत्व है। इसमें बात की गई है क्या? इस आर्टिकल 47 में बात क्या क्या की गई है? पोषक जीवन स्तर में सुधार करने की बात की गई है। पोषक जीवन स्तर में सुधार। फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य। दूसरा, हानिकारक मादक पेय पदार्थों पर रोक की बात करती है। और 48 जो है, 48 की बात करो तो 48 की अगर बात करी जाएगी तो 48 क्या है? 48 की अगर बात करी जाए तो 48 क्या है? दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाता है। दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाता है। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये कह रहा है कि नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2019 में पारित किया गया था और 2020 से कार्य प्रारंभ किया था। 2020 से कार्य प्रारंभ किया था, जो कि पुराना उपभोक्ता अधिनियम है 1986 का। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति हुआ आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर आपके केंद्र राज्य संघर्ष। प्रारंभिक अपीली शक्ति है इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में। भारत के निर्वाचन आयोग का भाग 15 याद होना चाहिए।
भाग 15 324 आर्टिकल 2015 की बात करें अगर, जो 2015 में नीति आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? अरे मेरे भाई कौन होगा उस टाइम पर? जो आपके पदेन प्रधानमंत्री होते हैं वही है। वार्षिक वित्तीय विवरण और बजट के नाम से भी जाना जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख है। और आर्टिकल 111 की अगर बात करी जाएगी, आर्टिकल 111 में बात है कि दोनों सदनों से पारित विधेयक, दोनों सदनों से जो पारित विधेयक हैं, राष्ट्रपति के साइन के बाद काम करेगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर। ये आर्टिकल 111 में। और आर्टिकल 115 में लिखा हुआ है अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान के बारे में बात करते हैं। अनुपूरक एडिशनल ग्रांट इसे बोलते हैं, अनुपूरक। और आर्टिकल 116 लेखानुदान की बात करते हैं। लेखानुदान, जब बजट पेश कर देते हैं उसके बाद नया बजट आने के लिए कुछ पैसा चाहिए तो उसे लेखानुदान के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। साथ ही राज्यपाल की अगर बात करूं, जो राज्यपाल होते हैं ये विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं। ठीक है। विधान परिषद की अधिकतम सीटें हो सकती हैं विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम सीटें हो सकती है 40। आर्टिकल 280 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। जनजाति एसटी कमीशन की बात कर रहा है। यह आपका 338A। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। भाग अगर जो राष्ट्रीय की बात करेगा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की, तो भाग 15 324 की बात करेंगे। अगर बात कर रहा है राज्य निर्वाचन की तो 243 के की बात करेगा। जनहित याचिका को निम्न में से किसके नाम से भी जाना जाता है? सामाजिक क्रिया याचिका, वर्ग क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका, सभी ठीक है। बच्चों के लिए आर्टिकल 21A यह व्यवस्था राज्य मुक्त अनिवार्य शिक्षा की प्रदान करता है। ठीक है। आर्टिकल 21A 86वां संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करते हैं मेरे भाई। भारत में किस वर्ष बौद्धिक संपदा अधिकार पारित किया गया था? भारत में किस वर्ष बौद्धिक संपदा अधिकार पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है 2006, 2010, 2012, 2016। बौद्धिक संपदा अधिनियम कब पारित किया गया था? 2016 में। 2016 में बौद्धिक संपदा पारित किया गया, जबकि वीपो एक्ट जो है वैश्विक स्तर पर वीपो है। वीपो जो संस्था काम करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। 1967 में की गई थी। और आप कुछ अधिनियम याद रखिए, तो कॉपीराइट वाला आ जाएगा, कॉपीराइट एक्ट 1957 याद रखना आपको। फिर आ जाएगा पेटेंट एक्ट 1970 याद रखना। और फिर आ जाएगा आपका ट्रेडमार्क एक्ट, ये आ जाएगा आपका 1999। एक आता है आपका GI यानी वो जो होता है, ऐसे बोलते हैं बौद्धिक संकेतक सूचकांक एक्ट, ये 2000 का है।
ये कुछ आपको याद रखने, ठीक है। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था 93 में, हुआ था 1992 में, परंतु लागू हुआ था 1993 में। 24 अप्रैल को लागू हुआ था 1993 में, याद रखना है। और पंचायती विषय को आपको याद रखना है कि पंचायतें में 29 विषय हैं, नगर पालिका में आपके 18 विषय हैं, पंचायतों में 29 विषय हैं। ये भाग 9 में है, ये भाग 9A में है। और 9B में क्या है आपका, ये याद रखना चाहिए। 9B में आपकी सहकारी समिति है, 9B में आपकी सहकारी है, ठीक है। और कब हुआ था, ठीक है, याद रखना आपको। 243 आए, याद रखना। वित्त आयोग की बात करते हैं। ग्रामीण विकास, ये कह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निम्न में से किस स्थान पर है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निम्न में से किस स्थान पर है? हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। भारतीय संविधान के किस भाग को त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान से व्यवस्था करते हैं? त्रिस्तरीय पंचायती प्रावधान की व्यवस्था करते हैं। भाग 9 त्रिस्तरीय पंचायती प्रावधान की व्यवस्था करते हैं। भाग 10 किससे संबंधित है बताओ? भाग 10 जो है SC ST एरिया से संबंधित है। भाग 8 किससे संबंधित है? UT, जिसमें आपके 239 आर्टिकल से लेकर 242 तक है। भाग 4 नहीं है, ये 5 6 ये स्टेट से संबंधित है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को बनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को बनाया जाता है। और 24 मई को बनाया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे, संवैधानिक दिवस बनाया जाता है, विधि दिवस बनाया जाता है। 26 नवंबर को बनाया जाता है वीर बाल दिवस। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अब पुनर्निर्मित किया गया है। विवेकानंद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होगा, आजीविका लाइवलीहुड बोलते हैं, आजीविका मिशन। अंत्योदय योजना की बात करता है, आजीविका मिशन। इस आजीविका मिशन की स्थापना 2011 में की गई थी। निर्धारित रेखा कैलोरी मानदंड किसके द्वारा पर? भाई इसका तो पता नहीं कैलोरी मानदंड क्या है किसने, पर इतना है कि ये याद रखो, लकड़वाला समिति गरीबी निर्धारण से है। ये कब गठित हुई थी? 1989 में गठित हुई थी। इसने रिपोर्ट जो दी थी आपकी 93 में रिपोर्ट दी थी। दांडेकर एट रथ फॉर्मूला, ये जो आपकी समिति थी 1971 में गठित हुई थी। एक है प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर, 2005 में गठित हुई थी। और दिसंबर 2009 में इसने रिपोर्ट दी थी। योजना आयोग का तो पता ही है तुम्हें, 15 मार्च 1950 में गठित हुई थी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनरी, मुद्रा योजना की बात कर रहा है, MUDRA। मुद्रा योजना 2015 की है ना, मुद्रा योजना है 2015 की है ना, 2015 की है, 2015 की है, जिससे शिशु किशोर तरुण, शिशु के लिए था 50,000, किशोर के लिए था 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख। अब इसकी सीमा बढ़ाकर 10 से 20 कर दी। बस ये याद रखना, खरी तरुण के लिए ही। तो मुद्रा योजना संबंधित है गैर कृषि कार्य, हाँ ये ठीक है, गैर कृषि कार्यों के लिए सूक्ष्म उपक्रमों के लिए। इसका आंसर है C। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 का कार्यक्रम है,
2014 का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत कच्चे मालों से विनिर्माण को बढ़ाया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो वो कम करना, ठीक है। निर्यात को बढ़ावा देना। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम आर्टिकल 17। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब आपका GNEP तथा GNP तथा GDP में अंतर को क्या कहते हैं? GNP बराबर होता है GDP प्लस विदेशों से प्राप्त आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका आंसर होगा ये। GDP क्या होता है? GDP का मतलब होता है राष्ट्र की सीमा के अंदर, राष्ट्र की सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य, गुड्स एंड सर्विस का मूल्य। यहाँ है भारत सरकार नमामि गंगे स्वामित्व संरक्षण योजना, नमामि गंगे स्वामित्व संरक्षण योजना, नमामि गंगे संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष स्वीकृत किया गया? जून 2014 में। अत्यधिक निर्भरता, यह कह रहा कि सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर है, चावल और गन्ना। बाज और चेस्टनट किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजाति है? हिमालय आर्द्रवन। क्योंकि हिमालय आर्द्रवन क्यों है? क्योंकि ये 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर पाई जाती हैं। और वर्षा की बात करूँ, हाइट पर पाई जाती है। और रेन की बात करूँ, रेन जो है इसमें 150 से 300 सेंटीमीटर रेन होनी चाहिए। और टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कौन सी नकदी फसल नहीं है? गेहूं खाद्य फसल है। ये सारी नकदी फसल है। जोट, कपास, गन्ना। काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप में मिलती है। काली कपासी मिट्टी महाराष्ट्र में, जिसे रेगूर मिट्टी बोलते हैं, ये मुख्य रूप से दक्कन के पठार में मिलती है। चंबल नदी में किसकी सहायक नदी है? कह रहा कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, यमुना की। सिंगरौली खान किस प्रदेश में है? सोन नदी घाटी में है। सोन नदी घाटी उत्तर प्रदेश तो नहीं, तो मध्य प्रदेश है। सह्याद्री हिल पश्चिमी घाट को बोला जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में किसकी साक्षरता 90% से ऊपर है? अब तो मिजोरम है। निम्न में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा, किसकी सीमा सर्वाधिक 4096 किलोमीटर के आसपास है। 4096 किलोमीटर के आसपास। जबकि चीन की बात करो, चीन की सीमा 4088 किलोमीटर के लगभग है। जबकि नेपाल की सीमा की तुम बात करोगे 1751 के आसपास है। पाकिस्तान की बात करोगे तो पाकिस्तान की है 3323 किलोमीटर के आसपास है। अगर भूटान की बात करोगे, भूटान के साथ 699 किलोमीटर के आसपास है। अफगानिस्तान की बात करोगे तो उसके साथ 106 किलोमीटर के आसपास है। 1991 में गठित सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? कर सुधार समिति के अध्यक्ष चलैया मोहन तो उस समय वित्त आयोग थे, वित्त मंत्री थे। और ये 1997 से 2002 तक रहे हैं राष्ट्रपति। सुरेश तेंदुलकर 2005 में गठित हुई थी, 2009 में रिपोर्ट दी थी। गरीबी आकलन समिति के अध्यक्ष। कर्क रेखा निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से जाएगी ये।
ये आपका राजस्थान से जाएगी। राजस्थान के बाद आपका गुजरात से भी जाएगी। गुजरात से जाने के बाद जाएगी ये मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से फिर जाएगी झारखंड से। फिर जाएगी ये वेस्ट बंगाल से। फिर जाएगी आपकी त्रिपुरा से। फिर जाएगी मिजोरम से। मणिपुर से नहीं जाएगी। 8 से जाएगी, 8 राज्यों से। उत्तर भारत का विशाल मैदान बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा से बना होता है। पुरानी जलोढ़ मृदा से बना होता है, इसे बोलते हैं बांगर। बाढ़ नहीं आती, जबकि ये खाद्दार आता है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। चौड़ी दलदली पट्टी को बोलते हैं, चौड़ी दलदली पट्टी बोलते हैं तराई क्षेत्र। शिवालिक की तलहटी पर संकीर्ण पट्टी को बोलते हैं बाबर क्षेत्र। बाबर क्षेत्र। फिर सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? अगर भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन की बात करी जाएगी, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन की अगर बात करी जाएगी, फिर तो आपका आ जाएगा गंगा। परंतु इन नदियों में बताना सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? महानदी का है। महानदी का है। इसका है 1,41,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। जबकि तापी का जो है, तापी का 65,000 के आसपास है। कावेरी की बात करूँ तो कावेरी का 81,000 के आसपास है। और नर्मदा की बात करूँ तो नर्मदा का 98,000 के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा तो हो जाएगा महानदी का। महानदी के बाद किसका होगा? नर्मदा के बाद कावेरी। कावेरी के बाद इसका, यानी 1 नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पर नर्मदा आ जाएगी, 3 नंबर पर कावेरी आ जाएगी, 4 नंबर पे आपकी तापी आ जाएगी। AW प्रदर्शित करते हैं। AW पर उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु को, उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु को। उष्णकटिबंधीय ए का मतलब होता है जहाँ तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और वर्षा होती है। और इसका मतलब होता है गर्म। ये है, ठीक है। आपके जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, इसे बोला जाता है ET में। और आपका गंगा क्षेत्र जो है CWG में। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, अरुणाचल प्रदेश इसे कहा जाता है DFC, ठीक है। किस वर्ष भारत की प्रथम जनगणना की गई थी? 1872 में। लॉर्ड मेयो ने हत्या हो गई थी इनकी अंडमान में। 2011 की जनगणना पर राज्यों में अनुसूचित जनजाति संख्या सर्वाधिक प्रतिशत है मध्य प्रदेश में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर जो बात करता उत्तरी बिंदु की, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ सी है? सियाचिन में, ग्रेट निकोबार में। जबकि मुख्य भूमि की बात करेगा, मुख्य भूमि पर आपका कन्याकुमारी आएगा। जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा NH-44 को जाता है, जम्मू कश्मीर में है, जो किसे जोड़ते हैं? जम्मू को लेह से जोड़ता है। राजा भोज, राजा भोज परमार वंश का है। राजा भोज की बात कर रहा है, जो परमार वंश का है, महानतम शासक है। मालवा क्षेत्र पता। तो हवाई अड्डे की बात करें तो उदयपुर होगा नहीं, रायपुर होगा नहीं, इंदौर या भोपाल हो सकता। इसका आंसर है भोपाल। हिमाचल प्रदेश में, जो उत्तराखंड में दल याद होना चाहिए आपको, कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है। कुपोषण मुक्त अभियान भारत का संबंधित है, नीति आयोग का है। कुपोषण मुक्त भारत अभियान नीति आयोग का है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो है, किस वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? 2013 में। हिमालय की सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी कौन सी है? कृषि योग्य घाटी कश्मीर घाटी। निम्न जिलों में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में।
निम्न श्रेणियों में से कौन सा एक ट्रांस हिमालय नहीं है? काराकोरम, लद्दाख, एक तो होता है लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब क्या है? ट्रांस हिमालय है। पीर पंचाल जो है लघु हिमालय है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं विवेकानंद। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी कलकत्ता में। उसके बाद 1936 में इसे अल्मोड़ा में लगा दिया। स्थापना की थी बोसी सेन ने। ठीक है। केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई 1945 में। राज्य में जलोढ़ मिट्टी की सबसे कम कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी कहाँ पर पाई जाएगी? नदी द्वारा लाई गई जहाँ खादों के वहाँ होगी। रंधावा ने भारत के कितने वृहद कृषि प्रदेशों में व्यक्त किया? रंधावा एक कृषि वैज्ञानिक थे। इसने भारत को पांच भागों में, कृषि को 5 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 हिमालयी क्षेत्र जिसमें आपके फल उगते हैं, फल होता है जो पहाड़ी क्षेत्र होता है। नंबर 2 होता है उत्तरी जिसमें गेहूं की मात्रा अधिक होती है। फिर आपका होता है पूर्वी क्षेत्र जो चावल के लिए विख्यात है। फिर आपका मालाबार क्षेत्र जो नारियल के लिए है। फिर होता है आपका दक्षिण भाग जो मोटे अनाजों के लिए है। 1 2 3 4 5 भागों में विभाजित किया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी। डॉक्टर के.एल. राव, ये उस समय के सिंचाई मंत्री थे। चंद्रयान 3 के निदेशक कौन हैं? ये तो हो गया करंट पता स्टैंप है। पी वीरमुथुवेल। कंप्यूटर चिप प्राथमिक है सिलिकॉन। अर्धचालक कौन सा होता है? इसमें चालक और कुचालक के दोनों गुण पाए जाते हैं। वीटवेक्स तकनीक ऑटोमोबाइल से संबंधित है। रडार क्या है कि रेडियो तरंगों का प्रयोग करके किसी वस्तु की लोकेशन बनाती है। रेडियो तरंगों को भेजेगा, वहां से तरंगे टकराएंगी, वापस आएंगी, इससे उस वस्तु की लोकेशन पता चल जाता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर और प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। फॉरवॉल का प्रयोग किया जाता है सेफ्टी के लिए। जो हमारा इंटरनेट है और जो हमारी डिवाइस उसकी भी सेफ्टी करने के लिए फॉरवेयर का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक कृषि का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत में आधुनिक कृषि का जनक कहा जाता है स्वामीनाथन को, जो हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति से संबंधित है स्वामीनाथन। और बी.वी. राव भारत में पोल्ट्री उद्योग के जनक माने जाते हैं। पोल्ट्री उद्योग के जनक सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। और रंधावा कृषि वैज्ञानिक थे। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। 1970 में था। इसका उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। पीली क्रांति जो थी तिलहन उत्पादन वृद्धि करना। हरित क्रांति की बात करो, खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि के लिए एम.एस. स्वामीनाथन। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन।
फाइल ट्रांसफ़र, बात करते हैं कि फाइल ट्रांसफ़र की। फाइल ट्रांसफ़र के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? फाइल ट्रांसफ़र के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका आंसर है ये फाइल ट्रांसफ़र सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका आंसर है आपका सी लॉजिक एंड। कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहा जाते हैं? एक तो होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। नैंड गेट जो एंड प्लस नोट से मिलकर बनता होता है और नॉर गेट जो नोट प्लस और गेट से मिलकर बना होता है, यूनिवर्सल गेट है। कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? ये तो मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, ये मरे हुए सड़े गले पदार्थों को खाता है। खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से खाली हो जाती है, इसका मतलब है भोजन पूर्णतः नहीं पका, नहीं गीला ईंधन हो सकता है, थोड़ा बहुत नमी है तो होगा। ईंधन पूर्णतः जल रहा है, पूर्णतः जल रहा नहीं, ईंधन पूर्णतः नहीं जला। पूर्णतः नहीं जला का इसका मतलब है कि वहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या फिर ईंधन में नमी की मात्रा अधिक होती है। अलिंगिंग, यीस्ट और हाइड्रा, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन मानव हार्मोन, थायराइड मानव, एस्ट्रोजन मानव, साइटोकिन मानव नहीं है। साइटोकिन जो है पादप हार्मोन्स है। इस साइटोकिन के द्वारा ही कोशिका का विभाजन, तनाव में वृद्धि होती है। कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, साथ ही तनाव में वृद्धि होती है। ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों का अवशोषण किया जाता है? हानिकारक किरणों का, पराबैंगनी किरणों का। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा परिघट है कुंडली की। नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, जैव भार, सूर्य प्रकाश तत्व। तीसरा नहीं होगा, एक ये तो पक्का होगा, कोयला 1 और 4। वोल्टेज इसका नहीं पता। विद्युत अवक्षेपण का उपयोग नियंत्रण के लिए किया जाता है, PM10। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु मटर में। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर किस पीढ़ी से है? तीसरी पीढ़ी।